पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। दोस्तों उसमें मुझे लगा कि शायद क्योंकि मैंने उसमें एक्सप्लेनेशन नहीं लिखा हुआ है, इस वजह से आपको कुछ प्रॉब्लम हुई होगी। खैर, मैंने उसका डिस्क्रिप्शन में आपको पूरे हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करा दिए हैं और ये इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है जितना आप लोग समझ रहे हैं, उसे आसानी से समझा जा सकता है। बहुत नॉर्मल है कि कहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा होगी या कहाँ पर जनसंख्या कम होगी, तो उसमें जैसे कि भौगोलिक कारक हैं जो पृथ्वी से जुड़े हुए हैं, जैसे कि जल की उपलब्धता। तो जहाँ जल आसानी से उपलब्ध हो जाएगा वहाँ लोग ज़्यादा रहेंगे और जहाँ मुश्किल से उपलब्ध होगा वहाँ लोग कम रहेंगे। इसी तरह से सभी हैं, वो बहुत आसान टॉपिक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज हम आपसे कहेंगे जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या जो वृद्धि के जो घटक होते हैं, जनसंख्या परिवर्तन के जो घटक होते हैं, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। जनसंख्या वृद्धि से क्या मतलब होता है? जनसंख्या वृद्धि से क्या मतलब होता है? इस शब्द को समझिए, जनसंख्या परिवर्तन। जनसंख्या आपको पता है, परिवर्तन का मतलब भी आपको पता है। देखिए, जब जनसंख्या किसी भी देश, किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या में, वहाँ के लोगों की संख्या में वृद्धि या कमी होगी तो उसी को परिवर्तन कहेंगे। परिवर्तन का मतलब सिर्फ बढ़ना नहीं होता, घटना भी होता है। तो वृद्धि भी हो सकती है और कमी भी हो सकती है। तो या अगर जनसंख्या में वृद्धि हो रही है तो भी हम कहेंगे कि जनसंख्या में परिवर्तन हो रहा है, और जनसंख्या में यदि कमी हो रही है तो भी हम कहेंगे कि जनसंख्या में परिवर्तन हो रहा है। बस उसे हम अलग नाम दे देंगे। अगर वृद्धि हो रही तो हम कहेंगे धनात्मक वृद्धि, और अगर कमी होगी तो हम कहेंगे ऋणात्मक वृद्धि। तो जनसंख्या परिवर्तन का क्या मतलब है? जनसंख्या परिवर्तन से अभिप्राय किसी निश्चित अवधि में, अवधि मतलब समय, किसी एक निश्चित समय में एक क्षेत्र में बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन। तो किसी भी एक क्षेत्र में, किसी भी एक देश में, किसी भी एक राज्य में, किसी भी गांव में, किसी भी शहर में जब वहां के लोगों की संख्या में परिवर्तन होता है तो हम कहते हैं कि यह जनसंख्या परिवर्तन है। चाहे वह कमी भी हो सकती है और वो वृद्धि भी हो सकती है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यह परिवर्तन धनात्मक और ऋणात्मक हो सकता है। धनात्मक का मतलब है कि जनसंख्या में वृद्धि होगी प्लस, और ऋणात्मक का मतलब है कि जनसंख्या में कमी होगी। यदि जनसंख्या में वृद्धि हो रही है तो हम कहेंगे कि जनसंख्या में जो परिवर्तन है वो धनात्मक है, और अगर जनसंख्या में कमी हो रही है तो हम कहेंगे कि जनसंख्या में जो परिवर्तन है वो ऋणात्मक है। हम इसे निरपेक्ष और प्रतिशत के रूप में भी बता सकते हैं। जैसे कि यदि पहले किसी गांव की जनसंख्या 1000 थी और वो अब बढ़कर 1100 हो चुकी है, तो आप देखिए, आप पाएंगे कि 100 लोगों की संख्या बढ़ी है। तो ये तो हो गया निरपेक्ष, जब आप संख्या में बता देते हैं, जब आप संख्या में बताते हैं पूरी कि कितनी कुल बढ़ी है, कुल आबादी 100 बढ़ी है, तो 1000 से 1100 हो गई, यानी कि 100 बढ़ी है। इसे आप प्रतिशत में भी बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? तो आप कहेंगे कि भाई 10% आबादी बढ़ी है। 1000 का 100 10% होता है, तो 1000 से 1100 हो गई, यानी कि 10% जनसंख्या बढ़ी है। तो आप इसे निरपेक्ष यानी कि संख्या में भी बता सकते हैं और प्रतिशत यानी सापेक्ष रूप से आप प्रतिशत में भी बता सकते हैं। जनसंख्या वृद्धि की दर। जनसंख्या वृद्धि की दर का क्या मतलब है? जनसंख्या वृद्धि की दर का मतलब है जब हम जनसंख्या वृद्धि को प्रतिशत में बताते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जनसंख्या में वृद्धि 10% है, तो यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये होगा कि अगर किसी गांव की संख्या पहले 100 थी, फिर मैं कह दूं कि भाई ये इस गांव की संख्या 10% बढ़ी है, तो आप बताइए 100 का 10% कितना है? 10। तो यानी कि अब जनसंख्या कितनी हो गई है? 110 हो गई है। तो जब मैंने ये प्रतिशत में बताया, ये जो मैंने आपको जो परिवर्तन बताया है 10% का, ये 10% की, तो जनसंख्या कितने दर से बढ़ रही है? 10% की दर से बढ़ रही है। तो इसे हम कहेंगे जनसंख्या वृद्धि की दर। जनसंख्या वृद्धि की दर कितनी है? 10% है इस एग्जाम्पल के हिसाब से। तो जब आप जनसंख्या की वृद्धि को प्रतिशत में बताते हैं तो हम उसे कहते हैं जनसंख्या वृद्धि की दर। जनसंख्या की वृद्धि प्राकृतिक भी होती है और वास्तविक वास्तविक भी होती है। प्राकृतिक वृद्धि का मतलब है जो प्रकृति के अनुरूप से जो है जनसंख्या में वृद्धि या कमी होगी। तो ये कैसे प्रकृति के हिसाब से कैसे होता है? या तो जन्म दर के हिसाब से होगा, जन्म दर और मृत्यु दर। ये भगवान के हाथ में ही है, ये प्रकृति के हाथ में है। तो प्राकृतिक वृद्धि जन्म दर और मृत्यु दर से
नापी जाती है। तो प्राकृतिक वृद्धि इक्वल टू जन्म दर माइनस मृत्यु दर, जन्म दर माइनस मृत्यु दर या जन्म माइनस मृत्यु। तो अगर मैं कहूँ कि जन्म हुआ है लोगों का, 100 लोगों का जन्म हुआ और 80 लोग की मृत्यु हो गई, किसी गांव में 100 लोग का जन्म हुआ और उसी गांव में 80 लोग की मृत्यु हो गई, तो नए कितने लोग जुड़े होंगे जनसंख्या में? 20 लोग ही जुड़ेंगे नए। हालांकि जन्म 100 लोगों का हुआ है, 100 लोग जुड़ने चाहिए थे जनसंख्या में, लेकिन भाई 80 लोग की मृत्यु भी हो गई है। तो यानी कि कुल नेट शुद्ध रूप से कितना लोग जुड़ेंगे? 20 ही लोग जुड़ेंगे। तो ये वृद्धि जो है, 20 लोगों की जो वृद्धि हुई है अब जनसंख्या में, वो जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि है, यानी कि जन्म दर माइनस मृत्यु दर, जन्म माइनस मृत्यु। अगर आप दर हटा भी दें तो भी ये बन जाए, सेट हो जाएगा फॉर्मूला। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि कैसे निकालते हैं? जन्म माइनस मृत्यु। 100 लोग का जन्म हुआ, 80 लोग मर गए, तो लोग कुल प्राकृतिक वृद्धि कितनी है? 20 लोगों, 20 लोगों की संख्या। वास्तविक वृद्धि क्या होती है? देखिए, अब इसमें प्राकृतिक वृद्धि तो जुड़ेगी ही जुड़ेगी, यानी कि प्राकृतिक वृद्धि तो इसमें जुड़ेगी ही जुड़ेगी, यानी कि जन्म माइनस मृत्यु, ये तो होगा ही होगा। इसके अलावा इसमें जो मानवीय क्रियाओं की वजह से जो परिवर्तन आता है संख्या में, उसे भी हम जोड़ते हैं। तो मानवीय क्रियाएं कौन सी हैं? अप्रवास और उत्प्रवास। अप्रवास और उत्प्रवास। तो जिस तरह अप्रवास मतलब होता है कि कहीं किसी बाहर राज्य से, किसी दूसरे गांव से, किसी दूसरे शहर से आना, तो उसे हम कहते हैं अप्रवास। और चले जाने को, किसी शहर दूसरे चले जाने को, गाजियाबाद से अगर कोई हरियाणा जा रहा है तो उसे कहेंगे उत्प्रवासी, जो गाजियाबाद से गया है, तो वो उसे कहते हैं जाने को उत्प्रवास और आने को अप्रवास। तो इसे माइनस अप्रवास माइनस उत्प्रवास, तो ये आप निकाल लीजिए। यानी कि पहले तो प्राकृतिक वृद्धि निकाल लीजिए, उसके बाद अप्रवास में से उत्प्रवास माइनस कर दीजिए, जितना आएगा इन दोनों को प्लस कर दें। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इसी को हम एग्जांपल लें कि जन्म हुआ 100 लोगों का, मृत्यु हो गई 80 लोगों की, उसी तरह से किसी मान लीजिए गाजियाबाद में अप्रवासी, यानी कि कुछ लोग जो आए कहीं और से कमाने के लिए, कहीं और से नौकरी करने के लिए, वो लोग थे कुल 50 लोग जो आए कहीं से, और फिर गाजियाबाद से कुछ लोग चले भी गए, तो चले गए 30 लोग। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं इसे। तो यहाँ पे कितना? 20 ये, और यहाँ पे जनसंख्या बढ़ी 20, तो कुल जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई? 40 वृद्धि हुई। तो आप देखेंगे कि वास्तविक वृद्धि अधिक हो सकती है प्राकृतिक वृद्धि से। प्राकृतिक वृद्धि सिर्फ जन्म और मृत्यु को देखती है, लेकिन वास्तविक, जब हम जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि निकालते हैं तो हम उसमें जन्म माइनस मृत्यु प्लस अप्रवास माइनस उत्प्रवास, इससे निकालते हैं। अब जनसंख्या में वृद्धि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती है। धनात्मक वृद्धि का सीधा मतलब है भाई, जब जनसंख्या में लोगों की वृद्धि होगी। और ऋणात्मक वृद्धि कब होगी? जब जनसंख्या में लोग कम होंगे। यही मतलब है ना। धनात्मक का मतलब है प्लस, कि जब लोगों की संख्या बढ़ेगी। ऋणात्मक का मतलब है माइनस। अच्छा, ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब धनात्मक वृद्धि कब होगी भाई? जब जन्म जो है वो ज़्यादा होगी। जन्म जो है वो ज़्यादा होगा किससे? मृत्यु से। भाई इधर देखो 100 लोग का जन्म हुआ, मृत्यु 80 लोग की मृत्यु, तो जन्म जो है वो ज़्यादा है मृत्यु से, तो आप देखते क्या पाते हैं आप कि 20 लोग बढ़ रहे हैं। आप यही देखते हैं ना, ये ठीक है। तो जन्म जो है जब मृत्यु से ज़्यादा होगा तो वृद्धि होगी। और कैसे हो सकता है? यदि अप्रवास अधिक है उत्प्रवास से, यानी कि आपके यहाँ पे, आपके गांव में लोग आ ज़्यादा रहे हैं आपके शहर में, और आपके शहर से लोग जा कम रहे हैं, तो अप्रवास आने को, उत्प्रवास जाने को। तो ये अगर स्थिति रही तो धनात्मक वृद्धि होगी। और ऋणात्मक वृद्धि कब होगी? जब जन्म कम हो
मृत्यु से, यानी मृत्यु अधिक हो। अब लोग ज़्यादा मरने लग जाएंगे तो जाहिर सी बात है यार जनसंख्या कम हो जाएगी, इसमें प्रॉब्लम वाली क्या बात है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और अप्रवास कम हो उत्प्रवास से, यानी कि आपके शहर में, दिल्ली शहर में आए कम लोग काम करने के लिए और यहाँ से भाग ज़्यादा चले गए, ज़्यादा भाग कर लोग चले गए। अब जैसे इस लॉकडाउन में कुछ लोग जो हैं, बहुत सारे जो मजदूर हैं वो चले गए, तो दिल्ली की जनसंख्या क्या हो गई, कम हो गई। तो वृद्धि कैसी थी, ऋणात्मक वृद्धि थी। तो इस तरह से भी ये हम नापते हैं, धनात्मक वृद्धि में भी और ऋणात्मक वृद्धि में भी। ये बहुत नॉर्मल कॉन्सेप्ट्स हैं, जितना इसमें बताया गया है उतना ही आप समझें काफ़ी है आपके लिए। तो जनसंख्या परिवर्तन के घटक, कहने का मतलब ये है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जनसंख्या में परिवर्तन होता है, यानी जनसंख्या में वृद्धि भी होती है, जनसंख्या में कमी भी होती है, तो इनसे कहते हैं जनसंख्या परिवर्तन। अब इसके क्या कारण है कि जनसंख्या में वृद्धि और कमी होती है, यानी जनसंख्या में परिवर्तन होता है। मैंने पहले बताया जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक अलग हैं। वितरण को प्रभावित करने वाले कारक में हम पढ़ते हैं कि कहाँ जनसंख्या ज्यादा और कहाँ कम पाई जाएगी। यहाँ हम पढ़ते हैं कि जनसंख्या में वृद्धि कैसे होगी और कमी कैसे होगी, यानी उसमें परिवर्तन कैसे आएगा। तो 3 ही घटक होते हैं जनसंख्या परिवर्तन के। पहला है जन्म दर, दूसरा है मृत्यु दर और तीसरा है प्रवास। जन्म दर से सीधा मतलब ये है कि 100,000 स्त्रियां, जन्म दर का मतलब है 1000 प्रति 1000 स्त्रियों पर जन्म लिए गए बच्चे। यानी कि अगर किसी क्षेत्र में 1000 स्त्रियां हैं और 40 बच्चों ने, जीवित बच्चों ने जन्म लिया, तो हम कहेंगे कि जन्म दर कितनी है, 40। ठीक है, तो इस तरह हम बताते हैं प्रति 1000 स्त्रियों पर जन्म लिए गए जीवित बच्चों की संख्या को जन्म दर कहते हैं। देखिए, प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए जीवित बच्चों की संख्या जन्म दर कहलाती। कैसे निकालते हैं इसे, तो जन्म दर कैसे निकालते हैं, बहुत आसान है कि आप ऊपर लिखेंगे जीवित जन्म, यानी कि जितने भी बच्चों ने जन्म लिया वो, और स्त्रियों की संख्या, स्त्री की कुल संख्या, जितनी भी स्त्री है उस क्षेत्र में, मान लीजिए एक गांव है, उसमें जितनी भी स्त्रियों की संख्या नीचे, ऊपर वहाँ उस गांव में जितने बच्चों ने जन्म लिया वो, उससे आप इंटू कर देंगे, यानी मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, क्योंकि आप प्रति 1000 स्त्रियों पे निकालने वाले हैं। तो आप देखिए आसानी से निकाल लेंगे। मान लेते हैं हम कि एक गांव में 1800 महिलाएं थी और वहाँ पर 180 बच्चों ने जन्म लिया, तो आप इसे आसानी से निकालेंगे। तो आप पाएंगे कि कितना हो जाता है, ये लगभग 100। तो आप पाएंगे कि प्रति 1000 महिलाओं पे 100 बच्चे जन्म ले रहे हैं। तो जन्म दर इस तरह से बताई जाती है, प्रति 1000 महिलाओं की संख्या पर, 1000 महिलाओं की संख्या पर कितने जीवित शिशुओं ने जन्म लिया, जन्म दर। मृत्यु दर कैसे, मृत्यु दर का भी वही फंडा है कि प्रति 1000 जनसंख्या पर मृतकों की संख्या, यानी कि 1000 की जनसंख्या पे 1000 की जनसंख्या पे कितने लोग की मृत्यु हो रही है, उसे हम मृत्यु दर कहते हैं। अब इसका मतलब ये है कि अगर मान लो कि कहीं की 1 लाख जनसंख्या है, किसी शहर की 1 लाख जनसंख्या है, वहां 10,000 लोगों की मृत्यु हो रही है एक साल में। 1 लाख की जनसंख्या पे 10,000 लोग की मृत्यु हो रही है, तो आप इसे 1000 में कैसे बताएंगे भाई, बड़ा आसान है। हम कहेंगे कि 1000 पे 100 लोगों की मृत्यु हो रही है ना। कैसे कैसे निकाल लिया है मैंने, बड़ा आसान है। देखो मृत्यु दर कैसे, वही मामला है पूरा। कुल जनसंख्या, इसमें स्त्री पुरुष नहीं होगा भाई, क्योंकि मृत्यु दर निकालने हैं, सभी मरते तो सभी लोग है ना, पूरी जनसंख्या पे निकालते हैं। कुल जनसंख्या पे कितने लोग मर गए, यानी कि मृतकों की संख्या, मृतकों की संख्या इंटू 1000। अब मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि
है कितनी जनसंख्या है? मैंने आपको बताया कि एक शहर की 1 लाख जनसंख्या है। वहाँ पे लोग कितने मर गए भाई? 10,000 मर गए। 2000 करते हैं, यहाँ मैंने आपको बताया। इसे 3, 1 2 3 4, इसे काट दें आप, एक ये आप काट दें, तो आपको कितना निकलेगा? यहाँ पे आपका निकल रहा है 100। तो 100 का मतलब ये है कि 1000 लोगों पर 100 लोग की मृत्यु हो रही है। ये मृत्यु दर है। प्रति 1000 की जनसंख्या पर जितने लोग मरेंगे की संख्या, जितने लोग मरेंगे उस संख्या को हम मृत्यु दर में बताते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक समझने वाली बात यह है कि जैसे किताब में भी जो है, यहाँ इस लाइन को आप ध्यान से देखें, जनसंख्या परिवर्तन किसी क्षेत्र की आर्थिक प्रगति, सामाजिक उत्थान, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का महत्वपूर्ण सूचक है। और यहाँ देखें आप क्या लिख रखा है कि मोटे तौर पर मृत्यु दर किसी क्षेत्र की जनांकीय संरचना, सामाजिक उन्नति और आर्थिक विकास के स्तर द्वारा प्रभावित होती है। तो आप देखिए यहाँ पर एक, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन के रूप में बोला गया और यहाँ एक तरह से कंक्लूजन दे दिया गया, और ये मैंने आपको पढ़ा दिया अभी। तो यहाँ पे कहने का मतलब मेरे ये है कि इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आ सकता है, नया क्वेश्चन बन सकता है। इससे कैसे बनेगा? आपसे एक पूछ लेगा कि भाई बताओ कि किसी देश की किसी जनसंख्या परिवर्तन अगर होता है तो उसमें से आप कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पे आर्थिक प्रगति कैसी है, सामाजिक उत्थान कैसा है, या सामाजिक संरचना कैसी है? तो आप ये कहेंगे, देखिए जहाँ पे मृत्यु दर ज़्यादा होगी इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, वहाँ पे लोगों के पास इलाज कराने का पैसा नहीं है, यानी कि आर्थिक प्रगति वहाँ की कमज़ोर है। और अगर ये सब अच्छा है, मतलब जन्म दर भी कम है, मृत्यु दर भी कम है, स्वास्थ्य भी बहुत बढ़िया है, तो हम क्या कहेंगे? आर्थिक प्रगति वहाँ पर अच्छा है। या किसी क्षेत्र में हम देखते हैं कि जन्म दर बहुत ज़्यादा है, तो हम क्या कहेंगे कि वहाँ पर सामाजिक उत्थान नहीं हुआ है, लोगों को अवेयरनेस नहीं है, प्रजनन जो होता है वो बहुत अधिक मात्रा में होता है, तो वहाँ पे अवेयरनेस नहीं है, इसीलिए हम कहेंगे कि सामाजिक उत्थान नहीं है। तो इस तरह से जो है आप आंसर सेट करेंगे इसका इस्तेमाल करके। खैर, तीसरा घटक है यहाँ पर प्रवास। प्रवास क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना प्रवास कहलाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना प्रवास कहलाता है। प्रवास, भाई मैं बिहार से आया दिल्ली, प्रवास किया मैंने। कुछ बच्चे होंगे जो दिल्ली से पढ़ने जाते होंगे मुंबई, वो भी प्रवास है। कुछ लोग होंगे जो मुंबई से बेंगलोर जाएंगे, वो भी प्रवास है। कुछ लोग होंगे जो बेंगलोर से दुबई जाएंगे, वो भी प्रवास है। कुछ लोग होंगे जो दुबई से अमेरिका जाएंगे, वो भी प्रवास है। एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना प्रवास कहलाता है। ये स्थायी भी होता है और अस्थायी भी होता है। स्थायी कहीं जाके बस जाना, जैसे हम लोग बस गए गांव से यहाँ आके। कुछ होता है अस्थायी, रोज काम के लिए लोग दिल्ली से गुड़गांव जाते हैं, प्रवास है भाई। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना प्रवास कहलाता है। इसमें होता है एक उद्गम स्थान, उद्गम स्थान, एक होता है गंतव्य स्थान। देखो, जहां से लोग जाते हैं, जहां से लोग जाते हैं उसे उद्गम स्थान कहा जाता है। और जहां पर लोग आते हैं उसे गंतव्य स्थान कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि कोई आदमी दिल्ली से गोवा गया, कोई आदमी मान लीजिए दिल्ली से गोवा गया। बताइए कि अगर कोई आदमी दिल्ली से गोवा गया है तो वो गया कहाँ, कहाँ से उसने शुरू किया, कहाँ से लोग जा रहे हैं? वो आदमी जाता कहाँ से है? दिल्ली से जा रहा है। तो जहाँ से लोग जाते हैं, जहाँ से लोग वो आदमी जा रहा है, वो उद्गम स्थान है। यानी कि दिल्ली उस प्रवास का, वो जो ये जो प्रवास हो रहा है इस व्यक्ति का, इसके लिए उद्गम स्थान कौन सा है? दिल्ली।
शुरुआत। यहाँ उद्गम मतलब होता है शुरू होना, उद्गम होना। उद्गम शब्द का ही मतलब होता है शुरुआत। तो जहां से लोग जाते हैं उसे उद्गम स्थान कहते हैं, और जहां पर यह आदमी जा रहा है प्रवास करके उसे गंतव्य स्थान कहते हैं, जहां पर वो पहुंचेगा। तो जहां पर लोग आते हैं, या यूं कहो कि जहां पर लोग जाते हैं, जहां से लोग जाते हैं उद्गम स्थान, और जहां पर लोग जाते हैं, आते हैं जाते हैं कुछ भी आप कह सकते हैं। अब गोवा वो जा रहा है, तो जहां वो पहुंचेगा उसे हम कहेंगे गंतव्य स्थान। आप एक ट्रेन की टिकट जब आप बुक करते हो तो आप यही लिखते हैं, अगर आपको दिल्ली से गोवा जाना है तो उद्गम स्थान के नीचे आप वहां लिखते हैं जो आपके पास का रेलवे स्टेशन होगा, तो आप वहां लिखेंगे क्योंकि वहीं से आपको जाना है। और गंतव्य स्थान पे आप वहां लिखेंगे जहां पर आपको जाना है, जैसे कि जो आपका गांव होगा वहां। क्लियर है? अब देखो कि यहाँ पे एक बात समझने वाली ये है कि एक ही, अच्छा यहाँ एक बात ये भी आप जान लीजिए कि जो प्रवास, यहाँ पे एक छोटी सी बात आ जाती है, प्रवास की धारा। बहुत वाइवा वगैरह में पूछा जाता है प्रवास की धारा। तो प्रवास की 4 धाराएं होती हैं। प्रवास की 4 धाराएं होती हैं। एक तो होती है गांव से गांव, ठीक है। एक होती है आपकी शहर से शहर, तीसरी होती है आपकी शहर से गांव, और एक होती है आपकी गांव से शहर। क्या लिखवा रहे हो ये सर? अरे भाई ये लिखवा रहे हैं, कहने का मतलब ये है कि लोग प्रवास करके जाते कहाँ हैं, या तो गांव से गांव, या तो एक गांव से दूसरे गांव जाएंगे, या एक शहर से दूसरे शहर जाएंगे, या किसी एक शहर से किसी गांव चले जाएंगे, या गांव से फिर शहर जाएंगे। कैसे होगा? देखिए गांव से गांव लोग आमतौर पे जाते हैं, एक गांव छोड़ के दूसरे गांव चले जाते हैं। जहां मान लीजिए कहीं गुंडाई हो रही है किसी गांव में, तो उस गांव को छोड़ के दूसरे गांव में चले जाएंगे जहां उनके जान पहचान वाले रहते होंगे। या लोग शहर से शहर जाते हैं भाई काम करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, तो लोग शहर से दूसरे शहर जाते ही रहते हैं। शहर से गाँव भी जाते हैं। अब आप कहोगे शहर से गाँव कैसे जाना? अरे भाई बहुत जगह जाते हैं। शादी करके महिलाएं चली जाती हैं, या कुछ लोगों की पोस्टिंग गाँव में हो जाती है, कुछ टीचर की पोस्टिंग गांव में हो जाती है। इस तरह से बता रहे हैं हम, ये शहर से गांव की तरफ भी प्रवास होता है, और गांव से शहर तो आपको पता ही है, माइग्रेशन सबसे ज़्यादा गांव से शहर की ओर ही हो रहा है। तो प्रवास की 4 धाराएं होती हैं यहाँ, गांव से गांव, शहर से शहर, शहर से गांव, और गांव से शहर। आगे बढ़िए, प्रवास के बारे में अगर हम बात करें तो और ये भी है कि एक ही व्यक्ति, ये जो आदमी है, ये जो मैंने आपको बताया जो दिल्ली से गोवा जा रहा है, यही व्यक्ति अप्रवासी भी है और उत्प्रवासी भी है। अप्रवासी भी है और उत्प्रवासी भी है। एक ही व्यक्ति अप्रवासी और उत्प्रवासी कहला सकता है। कैसे अप्रवासी और उत्प्रवासी कहलाता है? देखो, अप्रवास का मतलब क्या है? अप्रवास का मतलब होता है, देखिए अप्रवास का मतलब है जो आता है, कहीं और से आ रहा है। अब वो आदमी जो दिल्ली से गोवा आया है, वो गोवा वाले लोगों के लिए क्या है? अप्रवासी है। यानी कि किसी और जगह से आया हुआ आदमी अप्रवासी कहलाता है। अप्रवासी कहलाएगा, यानी कि दूसरे स्थान पर जाने वाले लोग क्या कहलाएंगे? अप्रवासी कहलाएंगे। और अगर कोई आदमी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहा है, जो नए स्थान पे आया है, वो अप्रवास कहलाएगा। अप्रवास कौन सा प्रवास होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना, ये तो प्रवास है। नए स्थान पे जाने को अप्रवास कहते हैं। यानी कि दिल्ली से जब वो आदमी गोवा गया तो उसने क्या किया? गोवा वालों के लिए वो क्या किया? उसने अप्रवास किया। गोवा वाले लोगों के लिए वो अप्रवासी है, और दिल्ली वाले लोगों के लिए क्या है? वो उत्प्रवासी। वो चला गया यहां से, उत्प्रवासी। जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं, जो एक स्थान से बाहर चले जाएंगे वो उत्प्रवासी कहलाएंगे। तो
दिल्ली के लिए वो आदमी जो दिल्ली छोड़ के जा रहा है, दिल्ली वाले लोगों के लिए क्या है, वो उत्प्रवासी है। एक स्थान से बाहर चला जाना उत्प्रवास कहलाता है। तो प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि लोग क्यों प्रवास करते हैं, दो कारक हैं, प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक। प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक, और ये 4 नंबर में क्वेश्चन आता है, प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक। और वाइवा में तो कुछ भी पूछ सकते हैं, जो आपका 5 नंबर का होता है। प्रैक्टिकल में 5 नंबर का आपका प्रैक्टिकल का रिटर्न होता है, और 5 नंबर का जो आपका 25 नंबर का रिटर्न होगा, और 5 नंबर का जो आपका वाइवा होगा। तो उसमें तो कुछ भी भाई पूछ सकते हैं। ज्योग्राफी में तो पूरी एक तरह से जनरल नॉलेज है, और 1 नंबर के सवाल तो कहीं से भी बन जाते हैं। इवन आपसे पूछ लेंगे अप्रवास क्या होता है, उत्प्रवास क्या होता है। जब आपसे अप्रवास पूछेगा तो आप बताएंगे कि किसी नए स्थान पे चले जाने को अप्रवास कहलाते हैं, और एक स्थान को छोड़ के चले जाना उत्प्रवास कहलाते हैं। और एक ही आदमी अप्रवासी और उत्प्रवासी भी होता है, जैसा मैंने अभी दिल्ली वाले एग्जांपल में आपको बताया कि वही आदमी गोवा वालों के लिए अप्रवासी है, और वही आदमी दिल्ली वालों के लिए उत्प्रवासी है। प्रभावित करने वाले कारक, तो प्रतिकर्ष का मतलब होता है ऐसे कारक जो आदमी को धकेलते हों, यानी कि एक स्थान छोड़ने को मजबूर करने वाले कारक। ध्यान से सुनो, प्रतिकर्ष कारक का मतलब ऐसे कारक जो आदमी को धकेलते हो किसी जगह को छोड़ने के लिए। यानी कि कोई आदमी गांव छोड़ के क्यों आता है, तो कुछ ऐसे कारक होंगे जो उसे गांव छोड़ने के लिए मजबूर कर रहे होंगे, यानी कि एक स्थान छोड़ने के लिए मजबूर कर रहे होंगे। और उस कारक को जिस कारक ने उस स्थान छोड़ने के लिए, गांव छोड़ने के लिए उस आदमी को मजबूर किया, वो सारे कारक प्रतिकर्ष कारक होंगे। प्रतिकर्ष कारक मतलब धकेलने वाले कारक। तो भाई कोई आदमी क्यों छोड़ता है गांव, बेरोजगारी के कारण से अगर किसी ने छोड़ दिया कि भाई इस गांव में तो काम ही नहीं है, इस शहर में तो काम ही नहीं है, इस जगह तो काम ही नहीं है, तो छोड़ दो, कहीं और चलते हैं। तो प्रवास तो हो गया। प्रवास करने के लिए उसको प्रभावित किसने किया, बेरोजगारी ने, और बेरोजगारी ने यानी कि उस जगह को छोड़ने के लिए मजबूर किया है, तो प्रतिकर्ष कारक आएगा। या मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है कि उस गांव में या उस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा जो है बाढ़ आती हो, ऐसा भी हो सकता है। तो विपदाएं आती होंगी, प्राकृतिक विपदाएं, बाढ़ आ जाए, भूकंप आती हों, बहुत ज़्यादा जो है प्राकृतिक विपदाएं आती हों, या महामारी आती हों, महामारी फैल गई हो। तो आपने देखा कि वुहान में जब कोरोना वायरस हुआ तो वहाँ से कई सारे लोग छोड़ के जाने लगे वुहान को। तो क्यों, प्रतिकर्ष कारक, एक मजबूर कर दिया उस कारक ने छोड़ने के लिए, तो धकेलने वाला कारक है, वो उस जगह से लोगों को भगाने वाला कारक है। तो महामारी ऐसा भी। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं। देखिए सामाजिक पिछड़ापन हो सकता है, प्रतिकूल जलवायु हो सकती है, राजनीति, मैं लिख देता हूँ, प्रतिकूल जलवायु यानी कि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लग जाए, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लग जाए, जीवन दुर्भर हो जाए, तो वहाँ से लोग छोड़ के चले जाते हैं। या राजनीतिक उपद्रव हो जाए, कोई राजनीतिक उपद्रव हो जाए, कहने का मतलब है कि लड़ाइयाँ हो जाए, सैनिक विद्रोह हो जाए, युद्ध हो जाए, तो ऐसे सब कारण राजनीतिक उपद्रव में आते हैं। इसके अलावा मान लीजिए किसी गांव में जो है दबंग लोग हैं जो बहुत परेशान करते हैं कुछ लोगों को, तो वो लोग भी छोड़ के चले जाएंगे। तो इस तरह से, या चोरी बहुत होती हो गाँव में, डकैती होती हो गाँव में, तो इस तरह के कारक जो हैं एक स्थान को छोड़ने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो ये प्रतिकर्ष कारक होंगे। अपकर्ष कारक होते हैं, यानी कि अब भाई एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह जा रहा है, एक जगह उसे ये सब चीज नहीं मिल रही, मान लीजिए रोजगार नहीं मिल रहा, बेरोजगारी है, तो दूसरी जगह वो जहां जाएगा वो ऐसी जगह जाएगा ना जहां उसे रोजगार मिल रहा हो। तो एक होते हैं अपकर्ष कारक, यानी कि अपनी और खींचने वाले कारक, अपनी और खींचने वाले कारक। अपनी ओर खींचने वाले कारक कैसे होंगे, यानी कि ऐसे कौन से कारक हैं जो आपको कोई एक जगह जाने को मजबूर करता है कि आप नहीं यार यहाँ नहीं रहेंगे, दूसरी जगह रहेंगे, किसी दूसरे शहर में रहेंगे, तो कुछ अच्छा ही होगा ना उस शहर में। तो जैसे आपको रोजगार मिल जाए उस वहाँ पे, तो आपकी नौकरी लग जाए, तो भाई आप भाग कर चले जाओगे गुड़गांव में,
तो वो खींच रहा है, अपकर्ष कारक। वो जो रोजगार है वो एक अपकर्ष कारक है प्रवास का, और वो प्रवास करने के लिए आपको वो खींच रहा है अपनी ओर, तो रोजगार आपको मिल जाए, या मान लीजिए बेहतर शिक्षा मिल जाए आपको, या बेहतर स्वास्थ्य मिल जाए आपको, अच्छी अच्छी दशा, स्वास्थ्य और शिक्षा जो है अच्छी दशा में मिल जाए आपको, अच्छी क्वालिटी का मिल जाए। इसके अलावा आपको शांति मिले, रहन सहन के बेहतर अवसर मिले हैं, और शांति, उस जगह शांति हो, राजनीतिक उपद्रव ना हो। इसके अलावा आपको वहाँ अपॉर्चुनिटी मिले, या मॉडर्न हो इलाका। कहने का मतलब ये है कि आपकी संपत्ति, मान लीजिए आपकी जैसे चोरी होती है तो वहाँ आप छोड़ के भाग जाते हैं, तो आप किसी शहर में जाके बसेंगे जहाँ पे चोरियाँ कम होती हों, जहाँ पर पुलिस अच्छे से हो, जहाँ लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो। तो ये सब अपकर्ष कारक हैं जो आपको अपनी ओर खींचते हैं। इस वीडियो में इतना ही। यदि कोई सवाल तो आप कमेंट कीजिए। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। मैं जानता हूँ वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, पर यह ज़रूरी था। यदि आपको कोई डाउट है, पिछली वीडियो में कोई डाउट है, तो आप मुझसे पूछिए कमेंट के द्वारा। इसके अलावा और किस चीज़ों पे आपको नई वीडियोस चाहिए, कुछ जनरल, यदि आपको कुछ जनरल टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो भी आप मुझे बता सकते हैं। यदि आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए। यहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स, इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस, मैथ और साइंस, बायोलॉजी, सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस एक ही जगह मिलेगी। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें।